नहीं, नहीं आऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ रामू। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घुट घुट कर रह गई मैं तुम्हारे साथ। सच कहती हूँ, अगर हमारा एक बेटा नहीं होता तो मैं कब का अपनी जान देकर कहानी खत्म कर देती। मैं बस अपने बच्चे के आगे मजबूर हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने अपने आप को कुछ कर भी लिया तो तुम्हारा क्या भरोसा। तुम्हारे लिए तो 1000 लड़कियां हैं। दिन रात फोन पर लड़कियों के साथ चिपके रहते हो। जिंदगी तो मेरे बच्चे की बर्बाद होगी। तुम तो दूसरी शादी कर लोगे। बस बच्चे का मुंह देखकर मैं इस दुनिया में हूँ। कहते हुए प्रिया रोने लगी। प्रिया के रोने से रामू का गुस्सा और भी बढ़ता गया। वो प्रिया को डांटते हुए कहने लगा, तो कब तक रहोगी अपने मायके? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सारे खर्चे देख लेंगे। रह लोगी पूरी जिंदगी वहाँ पर। माँ बाप देखे या ना देखे, तुम कौन से मेरे खर्चे देखते हो? और वो तो मेरे ऊपर है रामू कि मुझे पूरी जिंदगी कहाँ बितानी है। लेकिन इतना तो तय है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारे हरकतें देख देख कर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर कल को अपनी पत्नी के साथ वही सब कुछ करे जो तुम मेरे साथ करते हो। कहते हुए प्रिया ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रो पड़ी अपनी किस्मत पर। क्या किस्मत लेकर पैदा हुई थी। पैदा होते ही माँ गुजर गई। बाप ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली। नई माँ ने आते ही अपना रंग दिखा ही दिया। मायके में भी कभी सुख से नहीं रहने दिया, लेकिन उनके बच्चे ने भरपूर प्यार दिया। बेटे बेटियों ने सगी बहन से बढ़कर प्यार किया। बाप से तो कोई मतलब ही नहीं था। वो अलग ही पी के पड़ा रहता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को देखकर माँ ने भी धीरे धीरे प्यार जताना शुरू कर दिया। जब प्रिया बड़ी हो गई तो प्रिया की शादी की बातें होने लगी। बाप पहले से ही शराबी था तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। किसी जानने वाले ने रामू का रिश्ता बता दिया। रामू देखने में तो अच्छा खासा था, परिवार भी बड़ा था। रामू के पापा नरेंद्र जी सरकारी नौकरी करते थे। रामू के 2 भाई 1 बहन थे। छोटी बहन लक्ष्मी रामू से 2 साल छोटी थी, लेकिन उसकी शादी रामू से पहले ही हो गई थी। दोनों भाइयों की भी शादी हो गई थी और उनकी पत्नियां भी साथ में रहती थी। कुल मिलाकर 13-14 लोगों का परिवार था। प्रिया भी आम लड़कियों की तरह अपने मन में 1000 सपने लेकर 1000 अरमान लेकर ससुराल आई थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ सही रहा। प्रिया देखने में तो खूबसूरत थी, समझदार भी थी। प्रिया अपने दोनों जेठानियों से भी खूबसूरत थी। रामू भी अपनी नौकरी पर ध्यान देता, सुबह निकल जाता, रात को आता। काफी अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक से जाने रामू को क्या हुआ, वो अपनी नौकरी छोड़ बैठा और घर पर रहने लगा। पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना देता। नौकरी ना होने के बाद भी दिन भर घर से गायब रहता। धीरे धीरे जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई तो प्रिया से पैसे की मांग करने लगा। ऐसे ऐसे बहाने बनाता, ऐसे ऐसे बातें करता जैसे कल के कल ही उसकी नौकरी मिल जाएगी, वो भी अच्छी खासी तनख्वाह के साथ। प्रिया हर बार उसके झांसे में आ जाती और जो उसके पास पैसे बचे थे धीरे धीरे करके उसकी सारी जमा पूंजी उसने रामू को दे दी। प्रिया के हाथ में 1 रुपया भी नहीं रह गया था। रामू ने खुद के पास तो पैसा नहीं छोड़ा, बाकी जो थोड़ा बहुत प्रिया के पास था वो भी ले लिया। लेकिन अभी तक रामू की नौकरी का कोई भी अता पता नहीं था। जब पैसे की तंगी महसूस होने लगी तो दोबारा से उसने नौकरी शुरू कर दी और फिर वही हाल। 2 महीने नौकरी करता, 2 महीने बाद ही छोड़ के बैठ जाता और दिन भर फोन पर लगा पड़ा रहता। क्या दिन क्या रात समझ में नहीं आता। फोन पर आखिर इतनी बातें किससे चलती है। जब प्रिया पूछती तो सीधे कहता, तुम क्या समझोगी, ऑफिस का काम है। अगर तुम चाहती हो कि मैं नौकरी करूं तो मुझे रोका टोका मत करो। रामू की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर प्रिया भी शांत हो जाती। रामू की आदत थी, वो जब प्रिया से कुछ भी पूछती या थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देती तो वो तुरंत ही मीठी बातें करके प्रिया को अपने झांसे में ले लेता और वो बेचारी हर बार पति की बातों को सच मान जाती। लेकिन अब रामू धीरे धीरे गलत रास्ते पर चल गया था। दिन रात वो फोन पर किसी लड़की से बातें करता और प्रिया से झूठ बोलता कि ऑफिस की बातें हो रही है। 2 महीने नौकरी करता, फिर 2 महीने बैठ जाता और जब भी कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो नरेंद्र जी से पैसे की मांग करता और जब नरेंद्र जी पैसे देने से मना करते तो चिल्लाने लगता, चीखने लगता। इतना
हो हल्ला मचा था कि बेचारे नरेंद्र जी घबराकर उसके आगे पैसे फेंक देते। बस यही तो चाहता था रामू, उसे तो बस पैसे से ही मतलब था। पैसे उठाता, निकल पड़ता। जब उसे नरेंद्र जी से इतनी आसानी से पैसे भी मिलने लगे तो फिर नौकरी की तो उसे और भी जरूरत नहीं रही। रामू को बस खुद से मतलब रह गया था। 2 साल का बेटा हो गया, बेटे तक के खर्च के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगर बेटा कभी चॉकलेट के लिए बोल भी दे तो रामू की ऐसी हालत हो गई कि उसे चॉकलेट भी लाकर नहीं दे सकता। जाने सारे पैसे कहाँ उड़ाता रहता था। और फोन पर तो ऐसे हो गया कि 24 के 24 घंटे। और फोन तो ऐसा हो गया कि 24 घंटे में 20 घंटे तो फोन पे लगा रहता और कभी भी किसी के सामने बातें नहीं करता। पूछने पर साफ साफ वही जवाब कि ऑफिस की बातें हो रही है, काम की बातें हो रही है। जब कभी प्रिया फोन चेक करना चाहती तो फोन का पैटर्न ही पता नहीं होता। और जब कभी चिढ़कर रामू से स्पीकर ऑन करने को कहती तो तुरंत वहां से चला जाता और 10 मिनट बाद प्रिया के पास आकर किसी लड़के से बातें करते हुए स्पीकर ऑन करके तुरंत प्रिया को सुना देता कि देखो लड़के से बातें कर रहा हूँ। बस प्रिया बेचारी उल्लू बन जाती और दोबारा से वो बाहर जाकर फोन काट कर शुरू हो जाता लड़कियों से बातें करना। लेकिन कहते हैं ना, ये सब ज्यादा दिन तक छुपाए नहीं छुपता। प्रिया को भी रामू का पता चल गया था। रामू की हरकतों की वजह से पूरे घर के लोग उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिए थे। कोई भी रामू से प्यार से बातें नहीं करता, ना भाई, ना बहने, ना भाभियाँ, यहाँ तक कि नरेंद्र जी भी उसकी हरकतों से तंग आ गए थे। ले देकर यशोदा जी थी जो बेटे के प्यार में कुछ भी नहीं कह पाती। माँ तो माँ होती है। रामू की हरकतों से यशोदा जी भी दुखी थी। रामू अक्सर रात को घूमने निकल जाता तो घर भी नहीं आता। कहते हैं ना, कोई भी चोरी ज्यादा दिन तक छुपाए नहीं छुपती। आखिरकार प्रिया को पता चल ही गया कि रामू रात रात भर किसी लड़की के साथ किसी होटल में या कहीं दूसरी जगह रहता था। अब भला इतना सब कुछ होने पर कौन पत्नी बर्दाश्त कर सकती। ऊपर से रामू की हरकतों की वजह से प्रिया की कोई भी इज्जत नहीं रह गई थी। घर में वो कहते हैं ना, जिसके पास पैसा है उसी के पास इज्जत होती है, बिना पैसे वालों की कोई भी इज्जत नहीं होती। शादी के बाद औरतों की कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो ना कही जा सकती, ना किसी को बताई जा सकती। डेली यूज की कुछ भी ऐसी चीज होती है जो आते जाते कहीं से भी खरीद लिया जाता है। लेकिन प्रिया की हालत ऐसी थी कि उसके पास क्रीम पाउडर तो दूर की बात, ढंग की लिपस्टिक ना बिंदी कुछ भी नहीं था। पैसा ना होने की वजह से बेचारी कहीं भी आने जाने से कतराने लगी। सास ससुर के सामने वो हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। कभी भी अगर किसी भी चीज की डिमांड करती तो रामू उसे ही उल्टा सीधा सुनाने लगता। इतने सारे बहाने बताता कि यहाँ पैसा देना, वहाँ पैसा देना है, ये करना था, सैलरी आई खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। कभी कभी तो उसके जी में आता कि रामू को छोड़कर चली जाए। लेकिन कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। रिश्ता तोड़ने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, खास करके पति के साथ। रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता। प्रिया के मन में बहुत बार विचार आया, लेकिन बच्चे का मुंह देख के वो सब कुछ सह जाती। मायका भी तो इतना मजबूत नहीं था जिसके भरोसे इतना बड़ा कदम उठाती। इस घर में अपने दोनों जेठानियों को इतना बन संवर कर नई नई साड़ियाँ पहनते देख प्रिया को तकलीफ जरूर होती थी, लेकिन वो सबकी खुशी में खुश रहती थी। कभी भी उसने किसी के सामने मुंह नहीं खोला था। जो भी जितना भी था उतने में ही खुश थी। दिन रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि रामू को कम से कम इतनी बुद्धि दे दे कि वो अपने परिवार की ओर ध्यान दे सके। अब धीरे धीरे करके प्रिया उदास रहने लगी, खुद में ही गुमसुम सी हो गई थी। हार गई थी वो पंकज को समझाते समझाते। जिसका पति ही नालायक निकल जाए तो पत्नी की भी कहाँ इज्जत होती है। हर छोटे मोटे काम के लिए प्रिया को ही आवाज दिया जाता था। घर में और भी बहुएं थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उन लोगों को बुलाए। गर्मी की छुट्टियों में जब लक्ष्मी 10 दिन के लिए मायके आई तो प्रिया की हालत देख उसे उसके ऊपर बहुत ही तरस आया। माँ से वो रामू के बारे में पहले से ही सुन चुकी थी
इसलिए प्रिया को देखते ही उसका कलेजा टूट गया। इतनी अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की इतनी शांत कैसे हो गई? ना चेहरे पर रौनक, ना होठों पर मुस्कुराहट। ऐसा लगता जैसे एक जिंदा लाश बन के रह गई है। वो घर के कामों में खुद को व्यस्त कर ली। फ्री टाइम में सबके साथ बैठती जरूर थी, लेकिन कभी भी खुलकर हंस नहीं पाती। प्रिया की हालत देख लक्ष्मी ने उसे अकेले में समझाया, भाभी, अगर औरत चाहे ना तो कैसा भी मर्द रहे उसे संभाल सकती है। तो मैं क्या करूं दीदी, आप ही बताओ, कैसे समझाऊं आपके भैया को? भाभी, समझाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही भैया से लड़ने की जरूरत है, ना कुछ भी पूछने की जरूरत है। आपको सब कुछ पता है, तो फिर आप ऐसा बड़ा कदम उठाओ ना कि भैया के ऊपर असर पड़े। कुछ नहीं असर पड़ेगा दीदी, मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया कि उनकी जैसी मर्जी वैसे करते रहे। भाभी, जिंदगी बहुत बड़ी है, आप दोनों के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक औरत अगर अपने आप पर आ जाए तो कुछ ठान ले तो उसे पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है, बस उसे हिम्मत जुटाने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ भैया को सुधारने के लिए आप जो भी करना चाहती है, आपको जो भी सही लगे आप करो। मैं आपके साथ हूँ। मम्मी को मैं समझाऊंगी, पापा को मैं समझाऊंगी। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही। लक्ष्मी बार बार प्रिया को समझाती, उससे बार बार कहती कि अपनी अहमियत जानबूझकर रामू के सामने लाओ, उसे एहसास दिलाओ कि उसे तुम्हारी जरूरत है। उसके आगे पीछे घूमना बंद करो, टाइम टाइम पर चाय पानी खाना देना बंद करो, बिल्कुल इग्नोर करो। लक्ष्मी की बातें कहीं ना कहीं प्रिया को भी सही लगी। एक आखिरी आशा की किरण दिखाई दी। शायद ऐसा कुछ करने से हो सकता है रामू के ऊपर कोई तो असर पड़े। पूरी रात सोचने के बाद आखिरकार उसने भी डिसाइड कर ही लिया कि कल किसी भी कीमत पर वो मायके जाएगी, और अगले दिन अपने भाई को बुलाकर चली भी गई। लक्ष्मी ने प्रिया को जाते जाते कह दिया कि यहाँ की चिंता ना करे, वो मम्मी पापा को संभाल लेगी, बस जो भी करना सोच समझ कर करना। प्रिया चली तो गई, लेकिन रामू को इसके बारे में कानों कान खबर ना मिली। इधर लक्ष्मी ने अपनी माँ को सख्त मना कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर रामू के लिए चाय पानी लेकर नहीं जाएगी। बाकी दोनों भाभियां तो पहले से ही रामू से दूर रहती थी। यशोदा जी ही थी जो प्रिया के ना रहने पर रामू का ध्यान रखती, लेकिन उनको भी बेटी ने कसम देकर मना कर दिया। अब बेचारी रामू को कुछ भी अपने हाथों से नहीं देती थी, और रामू जिसके आने से पहले ही प्रिया सारी तैयारी करके रखती थी, तुरंत उसके आगे प्लेट लगा देती थी, वही रामू आज पहली बार रोटी सब्जी खाकर सो गया। अब उसके खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं था, ना घी था, ना सलाद का पता था, ना चटनी पापड़, कुछ भी नहीं था। रूखा सूखा जो बनता वही खा लेता, और जब भाइयों के खाने का टाइम होता तो भाभियाँ अच्छे से खाने की थाली लगा कर ले जाती। तब उसे प्रिया की याद आती। घर में सब लोगों ने धीरे धीरे करके रामू से बोलना भी छोड़ दिया था। रामू को ऐसा लगता जैसे वो उस घर में बिल्कुल ही अनजान है। ना किसी चीज से उसकी राय ली जाती, ना कोई भी बात उसे बताई जाती, ना ही कोई उससे बातें करता, बिल्कुल अकेला। एक दो बार उसने अपनी माँ यशोदा जी से भी कहा, माँ, ये कैसा खाना मिल रहा है? ये खाना खाने लायक है? सूखी रोटी, घी का पता ही नहीं है, ना सलाद ना पापड़, कुछ भी नहीं। ये सब क्या है? बाकी भाइयों को देखो, वो कैसे खाना खा रहे हैं। एक ही घर में रह के मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार क्यों माँ? बेटा, कोई सौतेला जैसा व्यवहार नहीं है। जो भाइयों की थाली तुम्हें दिख रही है वो उनके मेहनत करने की वजह से है। वो उसके लिए मेहनत करते हैं। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो हर महीने सबके पसंद का खाना खिला सके, सबकी फरमाइश पूरी कर सके, सबकी इच्छाएं पूरी कर सके। तुम्हारे भाई जो भरी भरी थाली खाते हैं वो अपने दम पर खाते हैं, खुद लेकर आते हैं, और उनकी पत्नियां बना बना कर देती है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें भी खाना है, तुम भी लेकर आओ सामान, तुम्हें भी मिलेगा ऐसा ही खाना। वैसे ही दो टुकसा जवाब देकर यशोदा जी चलती बनी। अंदर कमरे में जाकर यशोदा जी रोने लगी। आखिर माँ जो थी, रामू को रूखा सूखा खाना देकर उन्हें भी तकलीफ होती थी, लेकिन ये सब वो रामू की भलाई के लिए ही तो कर रही थी।
अब रामू का उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और टेंशन ऐसी हो गई कि बाहर घूमना, फोन पर बातें करना भी धीरे धीरे बंद हो गया था। अब जब भी प्रिया से बात करने की कोशिश करता, प्रिया हमेशा अपना ही रोना लिए बैठ जाती, जो रामू के लिए और भी तनाव भरा हो जाता था। न प्रिया ढंग से बातें करती, न घर में किसी का व्यवहार उसके लिए अच्छा रहा, जिसके चलते रामू हमेशा तनाव में रहता और तनाव के चलते किसी से भी हंसकर बात नहीं करता। यहाँ तक कि जिस लड़की से वो फोन पर 24 घंटे लगा रहता था, उससे भी बात बात पर चिढ़ने लगा, बात बात पर उससे लड़ने लगा और हालत ऐसी हुई कि उस लड़की ने खुद ही रामू से दूरी बना ली। नरेंद्र जी से भी जब वो पैसे मांगता, नरेंद्र जी किसी भी कीमत पर उसे पैसे देने को तैयार नहीं होते, चाहे वो कितना भी चिल्लाए, गुस्सा करे, फिर भी नरेंद्र जी ने जैसे कसम खा ली थी, एक भी रुपया नहीं दे सकते। परिवार की बेरुखी से अब उसे प्रिया की याद और भी आने लगी। एक वही थी जिस पर वो चाहे चिल्लाए, गुस्सा करे या जो भी करे, बेचारी कभी भी पलट के जवाब नहीं देती थी, हमेशा उसके लिए तैयार खड़ी रहती थी। लेकिन आज वो भी नहीं थी। रामू बार बार प्रिया को फोन करता, 10 फोन करने पर प्रिया एक बार फोन उठाती। रामू कहता, प्रिया 1 महीना हो गया, अब तो चली आओ। कितने दिन रहोगी मायके, बताओ, क्या कहेंगे सब लोग, तुम्हारी इज्जत का क्या कचरा हो जाएगा। इतने दिन मायके नहीं रहते हैं, किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? कौन सी इज्जत? ये तो मेरा मायका है, मेरे अपने लोग हैं जो जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या रह गई है। तुम्हारे घर में मेरी कौन सी इज्जत होती है? एक एक चीज के लिए तरस के रह गई मैं। जब तुम्हारी भाभियाँ मुझे छोटी छोटी चीज देती है, रोज के, कोई बिंदी देता, कोई सिंदूर देता, कोई चूड़ियाँ देता, कितनी हीन भावना महसूस होती है मुझे, पता है तुम्हें? शादी के 2 साल हो गए, तुमने कभी भी अपने हाथ से मेरे हाथ पर 1 रुपया रखा है? मेरे लिए चूड़ी भी लेकर आए हो? मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मेरी कोई इच्छा नहीं होती। तुम्हारी भाभियों को कितना पहनते ओढ़ते देखती हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होती कि अगर मेरा भी पति लायक रहता तो मुझे भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं आऊँगी जब तक तुम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, अपने परिवार को संभालने की ताकत नहीं रखोगे। मैं किसी भी कीमत पर नहीं आने वाली। अच्छा सुनो प्रिया, तुम आ जाओ, मैं नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुम प्लीज़ चली आओ। नहीं राहू, बहुत हो गया, ये चिकनी चुपड़ी बातें पिछली 2 साल से सुनती आ रही हूँ। हर बार आप मुझे ऐसी ही मीठी बातों में फंसाकर धोखा देते हैं, लेकिन अब और नहीं। मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, मेरी अपनी ही जिंदगी नहीं है और मैं उस घर में तो अब नहीं आने वाली जहाँ पर मुझे बेचारी की तरह देखा जाता है, जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं होती। और तुम तो दिन रात फ़ोन पर लटके रहते हो ना, मुझे नहीं पता तुम फ़ोन पर क्या करते हो। अब मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, तुम किसी से भी पूछ लो, घर में मम्मी से पूछ लो, लक्ष्मी से पूछ लो, बिल्कुल फ़ोन पर बात नहीं करता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अब तो चली आओ। नहीं रामू, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो तुम कहीं बाहर जाओ, वहाँ पर नौकरी करो, 1-2 महीने वहाँ की व्यवस्था करो। नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर, एक छोटा सा ही कमरा लो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो फिर भूल जाओ मुझे। कहते हुए प्रिया ने फ़ोन काट दिया। लाचार हो गया था रामू, फ़ोन पटक कर चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं आया। खुद से ही शांत होना पड़ा। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके पड़ा हुआ था। आखिर कोई इंसान कब तक अपने आप से होशियार बनता रहेगा? अब उसकी चालाकी इस घर में और नहीं चल पाएगी। ये बात रामू अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए उसने मुंबई जाकर एक नौकरी भी पकड़ ली और प्रिया को फ़ोन कर घर आने के लिए बोला। प्रिया, अब तो तुम घर चली आओ, अब तो मैंने नौकरी भी शुरू कर दी। नहीं रामू, घर तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी ऐसी ऐसी नौकरियां मैंने बहुत देखी है, तुम वहीं पर रहने की व्यवस्था करो, मैं 1 महीने बाद खुद वहीं पर आऊँगी, लेकिन अब मैं घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं घर गई तो तुम फिर वापस नौकरी छोड़ के चली आओगे। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी ताकि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास होता रहे और तुम फिर से नौकरी ना छोड़ सको। हार चुका था रामू,
प्रिया के जिद के आगे। आज पहली बार किसी के सामने झुका था और मजबूरी में उसे किराए पर एक घर लेकर सारी व्यवस्था करके प्रिया को अपने पास बुलाना पड़ा। प्रिया ने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर रामू को घर जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे रामू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। कुछ दिनों बाद रामू के ऑफिस जाने के बाद प्रिया ने लक्ष्मी को फ़ोन किया और बोली, दीदी सच में ननद हो तो आप जैसी, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आई। अरे नहीं भाभी, मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान न बनाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। अब भैया को थोड़ा भी छूट देने की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए हंस पड़ी थी दोनों ननद भाभी। लक्ष्मी की समझदारी से टूटता हुआ परिवार बच गया। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।